अब ऑपरेशन गंगा के बारे में सबसे पहले मैं ये एक किस्म से एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हमारा सबसे पहला इवैक्यूएशन था। हमारे स्केल में आज तक किसी ने इवैक्यूएशन नहीं किया कि जो 20,000 लोग हमारे नागरिक जो आए और दूसरे लोग के नागरिक जो हम भारत वापस लाए, ये काम किसी और देश ने नहीं किया। और मैं यह भी कह सकता हूँ कि जो बाकी विदेश मंत्री जिनसे मेरी बात होती है वो तो कभी कभी यहाँ, स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। तो और यह भी है कि बाकी देश जो हैं वो हमारा जो उदाहरण देख के एक किस्म से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। कल एडवाइजरी की बात हुई और बहुत लोगों ने, इसमें यह स्वाभाविक है कि लोग कहें ऐसे क्राइसिस में कि आपने जल्दी किया या नहीं किया, या आपको किसी और तरीके से करना चाहिए था, या आपके शब्द के प्रयोग में कुछ कमी रह गई। मैं हाउस को समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारी एडवाइजरी का प्रभाव कुछ नहीं होता या लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, तो 4,000 हमारे नागरिक उस समय कॉन्फ्लिक्ट के पहले क्यों निकले? वो इसीलिए निकले क्योंकि उनको समझ में आया कि एडवाइजरी का महत्व क्या था, कि हम हर रोज एडवाइजरी इशू नहीं करते। जब कोई किसी भी राजदूतावास का एडवाइजरी है कि जो नॉन एसेंशियल लोग जो हैं वो देश को छोड़ के घर वापस चले जाएं, तो लोग उसको मानते हैं। पर हाउस का पूछना कि सब लोग क्यों नहीं गए, ये भी स्वाभाविक है। और ये इसीलिए नहीं गए क्योंकि जब आप स्टूडेंट हैं, और एक ज़माने में हम सब स्टूडेंट थे, तो हम 20 साल के हैं, तो स्टूडेंट के मन में क्या होता है? स्टूडेंट सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, जो स्टूडेंट एडवाइज़र होते हैं, कंट्रैक्टर होते हैं, उनसे पूछते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और उनको लगा एक कि अगर वो उस समय यूक्रेन छोड़ के भारत चले जाएं तो कहीं उनका एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा और उनको नुकसान पहुंचेगा। और ये फीलिंग इसीलिए हुआ कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने उस समय ऑनलाइन कोर्सेस देने से भी इनकार कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि कीव में एक यूनिवर्सिटी था, उन्होंने कहा कि हम तो ऑनलाइन पे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। ओडेसा में एक था, उन्होंने कहा कि हम 25 फरवरी तक ही दे सकते हैं ऑनलाइन। एक खार्किव में यूनिवर्सिटी था, उन्होंने राजदूतावास उनको फ़ोन करती रही, उन्होंने किसी को भेजा भी वहाँ, वो तो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और 2 यूनिवर्सिटी और थे, सुमी में और विनित्सा में, जहाँ हमारे विद्यार्थी काफ़ी संख्या में थे, और वो कह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्तों के लिए चला सकते हैं, पर हमारी राय है कि आप रुक जाओ, ये इतना सीरियस नहीं होगा। अब कल एक मेंबर ने हमें याद भी दिलाया कि इसी समय रिपोर्ट्स भी निकली कि रूस जो है अपनी फौजों को, उसके कुछ यूनिट्स को वापस ले जा रहा है। और मैं खुद एक बार मैं उस समय मॉनिटर भी कर रहा था, पर एक बार मैंने अपने लिए एक बार और चेक किया कि यूक्रेन की सरकार उस समय क्या कह रही थी। यूक्रेन की सरकार अपने देश, और हमारे स्टूडेंट्स उन्हीं के बीच में थे, उनको कह रही थी कि नहीं, ये आप पैनिक नहीं करो, आप इसमें कहीं कुछ हम लोग संभाल लेंगे। तो ओवरऑल सिग्नलिंग जो था, उन्होंने हमारे नागरिकों को, हमारे स्टूडेंट्स को सचमुच एक किस्म से दुविधा में डाल दिया। और इसीलिए 4,000 लोग यूक्रेन छोड़ के आए और बाकी 18,000 लोग, उन्होंने कहा कि हम अभी रुक जाते हैं, देखते हैं कि हालात बिगड़ती है, सचमुच बिगड़ती है या नहीं। जो सिचुएशन, जो चुनौती ऑपरेशन गंगा में थी, आज तक इस सिचुएशन में हमने इस संख्या में इतने नागरिकों को कभी नहीं निकाला। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ।
और चुनौती क्या थी? स्पीकर महोदय, आपको याद होगा कि 2015 में हमने ऑपरेशन राहत चलाया था यमन में। उस समय यमन में लड़ाई हो रही थी, पर प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया के राजा को फ़ोन करके उनसे एक युद्ध विराम कराया ताकि हमारे प्लेन जाकर हमारे नागरिकों को वापस ले आए। इस समय लड़ाई जारी थी, युद्ध विराम करवाना बहुत मुश्किल था। अंत में हुआ, 2 शहरों में हुआ ताकि हम अपने लोगों को निकाल पाए, पर ओवरऑल नहीं था। ओवरऑल लड़ाई चल रही थी और वहाँ के नागरिक खुद देश से निकलने के चक्कर में थे कि जब ये ऑपरेशन गंगा चल रही थी उस समय करीब 30 लाख यूक्रेन के नागरिक खुद यूक्रेन के बाहर निकलने की प्रयास कर रहे थे। दूसरी जो एक किस्म से खासियत थी इस ऑपरेशन में कि जो प्रधानमंत्री का जो पर्सनल इंटरवेंशन जो था वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत था कि उन्होंने 2 समय, और वो मैं उसका थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि उन्होंने खुद फ़ोन किया, खुद लीडरों से बात की। 2 जगह जहां हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे वहां युद्ध विराम कराए ताकि हमारे लोग निकल पाए वहां से। और कल एक ऑनरेबल मेंबर ने इलेक्शन के बारे में कुछ कहा कि इलेक्शन के समय, इलेक्शन के कैलकुलेशन में आपने कुछ चीज़ें नहीं की। मैं यह भी हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि इलेक्शन कैंपेन के बीच में प्रधानमंत्री दिल्ली वापस आए, लीडरों से बात की, मीटिंग की और डायरेक्टली सुपरवाइज की। तो ये भी आपको कम से कम पहचान तो देना चाहिए। अब इसमें जो है दो शहर थे, सुमी और खार्किव, जहां हालात बहुत ही खराब थे। खार्किव में शेलिंग हो रही थी। वहाँ आप जानते हैं कि हमारे एक विद्यार्थी जो नवीन जो है उनकी मृत्यु वहाँ हुई। और सुमी में फायरिंग हो रही थी दोनों यूक्रेनियन और रशियंस के बीच में। दोनों जगह खार्किव में एक हमारे ही मेंबर ने यहाँ पूछा कल कि प्रधानमंत्री के बात करने का प्रभाव पता नहीं क्या था। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि मैं उस कमरे में था, उनके साथ था उस समय, जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है, तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन, जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। और सुमी में उन्होंने दोनों से, क्योंकि हमने लोगों को निकालने की कोशिश की, फायरिंग हुई। एक टाइम तो स्टूडेंट बस में बैठ भी गए थे, हम निकलने वाले थे और फायरिंग फिर से शुरू। तो उन्होंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की, और क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर रहा है, और दोनों को समझाया कि हमें इस समय से इस समय अगर आप अपनी फौज को बताएं कि आप फायरिंग ना करें। और फिर यूक्रेन से हम लोगों ने उनकी सहायता भी ली, प्रोटेक्शन भी ली, रेड क्रॉस को भी साथ ले गए। और उसी के कारण जो आखिर का जो इवैक्यूएशन, सुमी का जो इवैक्यूएशन जो था, ऐसे ही हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो निकले, उन्होंने कैंप में काम किया, उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स की मदद की। और मैंने ये भी देखा कि कभी कभी एक बस था, तो आपस में उनको डिसाइड करना था कि कौन जाएगा कौन रुकेगा। और स्टूडेंट्स ने बहुत साहस दिखाया कि बहुत लोग जो रुके और दूसरों को उन्होंने जगह दी। इसको भी हमें पहचानना पड़ेगा। मैं हाउस को ये सूचना देना चाहता हूँ, एक कि जो यूक्रेन गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, स्पीकर सर, कि
उनके लिए there will be a relaxation in respect of completion of medical education. For third year medical students to go to fourth year, there is an exam called CROC 1, and that has been postponed to the next academic year, and students will be allowed to pass to the next academic year based on the completion of the standard requirements. For sixth year students, there is an exam called CROC 2. So normally you have to pass CROC 2 to be awarded the degree. So what Ukraine government has decided, and we have pressed them in this matter, because the largest number of foreign students, foreign medical students in Ukraine are Indian. There are of other countries also. So on the basis of the results of the academic assessments, that they will be awarded degrees without taking CROC 2. Then the issue is, where else there are many students who are in between. So where do they, what happens to them? What happens to them in India, Speaker Sir, is something which obviously the concerned ministries are also discussing.